एनी क्वेश्चन फ्रॉम क्लास? कल तक जो पढ़ा था उसके बारे से अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? जी, कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, क्या बात है? लास्ट हमने जहाँ पे स्टॉप किया था कल हमने, जी उसका सर जो आपने कल सक्शन प्रेशर बताया था वो आवाज काट रही थी, उसकी इसलिए समझ नहीं थी आई, वो रिपीट कर दे जरा। मैंने इसलिए कहा था कि हर लेक्चर जो कि रिकॉर्ड हो रहा होता है, यहाँ पे आवाज़ में मुझे भी बात का महसूस होता है कि आपकी आवाज़ कट जाती है, मेरी आवाज़ कटती है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग है वो कंप्लीट होती है, प्रॉपर होती है। आप उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं, बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं सब चीज़ें। बहरहाल याद रखिए कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मैंने बहुत डीप डिटेल में, रीज़न ये है कि आपकी बुक में मैंने शुरू में बता दिया था कि इसका जो बैकग्राउंड है वो नहीं दिया हुआ। मैंने पहले बैकग्राउंड ज़्यादा एक्सप्लेन किया, वो अगर जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था, जो सॉल्यूशंस थे, लेकिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, सक्शन प्रेशर, डीपीडी, ये वो चीज़ें हैं जो इंटर रिलेट करती हैं इसके साथ, हमारे वाटर पोटेंशियल के साथ। मैंने पहले वो सारी की सारी एक्सप्लेन की हैं और अब उनको हम साथ आगे लेके चलेंगे और इसको दोनों कंसेप्ट्स को जॉइन करेंगे। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, उन चीज़ों को लेके आज हम आगे चलें। आपने दोबारा पूछी, आपने क्या पूछा था, किस सेक्शन से पूछा है? सर सक्शन प्रेशर सक्शन पूछा आपने? प्रेशर। जी ठीक है। जी सर। आपको दोबारा उस एग्जाम्पल पे गौर करना होगा, चूंकि मैं हर बार वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चूंकि हमें उसी की बेस पे इसको लेके चलना है। आपने एक प्लांट सेल को, ज़ाहिर है एक सेल नहीं होगा, बहुत से सेल्स होंगे, आपने अनियन एपिडर्मिस ली और उसको रख दिया। उसको जब आप पानी में रखते हैं तो वो पानी जज़ब करना शुरू करते हैं, सेल फूल जाते हैं, सेल टर्जिड हो जाते हैं। अब सेल पानी क्यों जज़ब कर रहा है? क्योंकि उसमें डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट था। उसकी रीज़न पहले डिस्कस हो चुकी है। सेल के अंदर पानी कम है, बाहर आपने प्योर वाटर रखा है, बाहर पानी ज़्यादा है। चुनांचे पानी ऑस्मोसिस ज़रिए सेल के अंदर दाखिल हो रहा है। वो वजह जिससे से सेल पानी को जज़ब कर रहा है, वो डीपीडी या उसी को सक्शन प्रेशर कहते हैं। मैं अब इसकी एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ। एग्ज़ाम्पल हट के होती है। मैं याद रखिए कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल कुछ थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है। मैं ऐसी एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिनका ताल्लुक कॉमन लाइफ़ के साथ होता है। आप चाहें तो आज एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। अफ्तारी में अगर आप सालन भी खाती हैं, तो उस सालन में थोड़ा-सा नमक ज़्यादा ऐड कर लीजिए। नमक ऐड करके 3-4 चुटकियाँ नमक की डालना, खाएँ और फिर बताएँ कि उसके बाद आपने क्या महसूस किया? जी सर। जी, ये किसी तरह ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ हो कि ऐसा सालन खा लिया हो, जिसमें नमक ज़्यादा हो, काफ़ी ज़्यादा हो, तो क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? सर सर प्यास प्यास बहुत ज्यादा ज्यादा लगती है। जी, बिल्कुल, 2 जवाब आए हैं, ठीक है। प्यास लगेगी, अब वो चूँकि हमारी बॉडी लिविंग है, वो रिएक्ट कर रही है, अब ब्रेन मौजूद है और बहुत सी चीज़ें हैं जो कोऑर्डिनेट कर रही हैं। प्यास लगेगी, हम ज़्यादा पानी पिएँगे, वो पानी चूँकि जब साल्ट बॉडी में गया है, उसने बॉडी को और कंसंट्रेट कर दिया, वहाँ पे पानी की कमी हो गई है। ब्रेन उसको महसूस करता है और प्यास लगना शुरू हो जाती है, हम पानी पीते हैं। पानी उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करता है, उसके बाद यूरिनेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और यूरिन के ज़रिए वो साल्ट बॉडी से बाहर ख़ारिज कर दिया जाता है। ये होमियोस्टेसिस है। मैंने चूँकि एग्ज़ाम्पल इंसानों से दे दी है, जिसको याद रखना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा और यहाँ पे हम प्लांट्स के रेफ़रेंस से पढ़ रहे हैं। चूँकि बाहर पानी ज़्यादा है, अंदर कम है, सेल पानी को एब्ज़ॉर्ब करना चाहते हैं, करते हैं। जिस फ़ोर्स से वो एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, वो सक्शन प्रेशर है और उसी को ही हम डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफ़िसिट का नाम देते हैं। ये हमारी एक टर्म है। ये हमारी एक टेक्निकल टर्म है, बहुत अहम टर्म है। मैं इक्वेशन की वर्डिंग बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको, जो कि आपको हाथ से लिखना पड़ेगा। डीपीडी, सबसे पहले हम लिखते हैं डीपीडी, कैपिटल में है तीनों लफ्ज़। दिस इज इक्वल टू एसपी, सक्शन प्रेशर। अगर आप पूरा नाम सुनना चाहें, वैसे मैं नाम बोल चुका हूँ। डीपीडी इज इक्वल टू सक्शन प्रेशर। जो डीपीडी है यही सक्शन प्रेशर है, दोनों इक्वल हैं, एक ही चीज के दो डिफरेंट नेम्स हैं। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ओपी से भी लिखते हैं या खाली पाई भी लिख सकते हैं। मैं पाई को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
माइनस टर्गर प्रेशर, माइनस टर्गर प्रेशर। अब अगर बिल्कुल मुख्तसर करूं उसको तो वर्डिंग बनेगी डीपीटी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। अब इसमें एक लफ्ज और ऐड होगा। आपको याद होगा मैंने जब टर्गर प्रेशर को एक्सप्लेन किया था तो वहीं पे मैंने साथ वॉल प्रेशर का लफ्ज भी इस्तेमाल किया था। याद है कि भूल चुका है, ये आपने बताना है, और अगर नहीं याद है मैं रिपीट कर देता हूँ। सेल पानी जज़ब कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सेल में पानी जब ज्यादा हो जाएगा, सेल सैप यानी साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पे अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर डालेगा। ये प्रेशर टर्गर प्रेशर कहलाएगा। इसका ऑपोजिट वॉल प्रेशर है। ऑपोजिट इसके हाथ से है कि वॉल उसको रेजिस्ट करती है और उसको अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करती है। ये दोनों इक्वल है। टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर इक्वल होते हैं, ऑपोजिट सिम्टों में होते हैं। जबकि सक्शन प्रेशर वो था जिससे से पानी अब्जॉर्ब होता है। लेकिन ये भी नोट कीजिए, जैसे जैसे पानी ज्यादा अब्जॉर्ब हो जाएगा डीपीडी कम होता जाएगा। अगर आप ग्राफ बनाएं तो जब सेल पानी जज़ब कर रहे हैं तो डीपीडी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, सक्शन प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। एक चीज होगी। सेकंड, टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इक्वेशन जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। और इक्वेशन इफ यू रिमेंबर, इक्वेशन थी हमारे पाई इज इक्वल टू सी आर टी, or pi is directly proportional to concentration of solution. Osmotic pressure is directly proportional to concentration of solution. अब ये वो क्लासिकल इक्वेशन है जो मैंने आपके सामने पूरी बयान कर दी है, एक्सप्लेन हो चुकी हुई है। हमने इसी इक्वेशन को, है वही कुछ है, सिर्फ नामों में फर्क हो गया। जो हमारे क्लासिकल कंसेप्ट है ये वाले जो मैंने अब तक एक्सप्लेन किया है, इसमें हमने सिर्फ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, मैंने ये सब चीजें बहुत बार एक्सप्लेन कर दी हैं सेल की एग्जांपल के साथ। प्लांट सेल, चूंकि हमने प्लांट सेल के लिहाज से पढ़ना है इसको, कि प्लांट सेल पानी में होता है, अब्जॉर्ब करता है और ये सब चेंजेस आती हैं इसमें। अब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जब पानी में सॉल्ट मौजूद है, उसने जो प्रेशर डेवलप किया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी वजह से बाहर अगर प्योर वाटर है तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, चुनाचे उस ऑस्मोटिक प्रेशर के नतीजे के तौर पर सक्शन प्रेशर डेवलप होता है या डीपीडी, और वो बाहर से पानी को अब्जॉर्ब कर सकता है। ये क्लासिकल कंसेप्ट है। आज हमने इसको मैच करना है वाटर पोटेंशियल के कंसेप्ट से। ये कल बात हो गई थी तो 1950 का जमाना था जब वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट आना शुरू हुआ। गिब्स फ्री एनर्जी को रेट किया गया इस पूरे प्रोसेस से। अब यूँ समझ लीजिए सिर्फ इस रेफरेंस से कि जब हम क्लासिकल कंसेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं तो उस वक्त हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जी साल्ट की जैसे सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ सिर्फ साल्ट की जैसे हो रहा है। याद रखिए कि चीज़ वही है जो वाटर पोटेंशियल है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का, बयान करने का तरीका चेंज हो गया। ये अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा आगे जब चलता हूँ मैं इसको एक्सप्लेन करने। जी, अब मेरे ख्याल में कल हमने वाटर पोटेंशियल की बेसिक्स डिस्कस कर ली थी। कल हमने वाटर पोटेंशियल को स्टार्ट से शुरू किया था। बेसिक्स हो गई थी कि नहीं हो गई थी? जी सर। जी, चलें अब दोबारा गौर कीजिए। जी ठीक है, बेसिक्स। अब बात ये हुई थी कि जहाँ पे पानी मौजूद है, प्योर वाटर अगर है, तो उसके मॉलिक्यूल्स में फ्री एनर्जी मौजूद है, वो मूव भी कर सकते हैं और वो वर्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। और उस पूरे को हम जो नाम देंगे, अगर प्योर वाटर मौजूद है आपके पास, कि उसमें वाटर पोटेंशियल मौजूद है, अगर प्योर वाटर है तो उसको साई डब्ल्यू नॉट कहते हैं। लेकिन हम रूटीन में जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वाटर पोटेंशियल, वो डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है या प्योर वाटर, जो सा भी है उसमें पहले वाटर मौजूद है और वाटर का वाटर पोटेंशियल मौजूद होता है। पहला दूसरा पॉइंट जो कल डिस्कस हुआ था, दोबारा याद रखना है। प्योर वाटर, 100% प्योर वाटर अगर है तो उसमें जो साई डब्ल्यू की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है और उसको हम जीरो साइन करते हैं कि ये जीरो है। और जीरो हाईएस्ट फिगर है। अगर सॉल्यूशन हो जिसमें पानी के अंदर सोल्यूट मौजूद हो तो उसकी वैल्यू -1 -2 यानी माइनस की तरफ होगी। ये वाटर पोटेंशियल के लिहाज से। अच्छा, कल ही मेरे ख्याल में मैंने इक्वेशन कही भी थी। आप लोग में से किसी ने जाके इंटर की बुक चेक किया नहीं किया अभी तक? क्लास में से किसी ने एंटर की बुक चेक की? मैंने कहा था उसको देख लीजिएगा एक बार, सर देखा? मैंने किया। जी सर सबा। मैंने किया। जी सबा। किया और सर। ठीक है ठीक है, और कोई बच्चा जी जिसने चेक किया हो?
कोई और स्टूडेंट जिसने इंटर की बुक चेक की हो अपनी? जी, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी भी आपका दिल पढ़ने को नहीं कर रहा। बहरहाल ये बेसिक्स को एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए ताकि मुझे एक ही चीज़ को बार-बार एक्सप्लेन ना करना पड़े। बेसिक्स आपके सामने हो तो फिर उसको हम आगे लेके चल सकते हैं। बहरहाल आपकी इंटर की बुक में जो वर्डिंग है या इक्वेशन जो दी गई है, वो है साई डब्ल्यू जो वाटर पोटेंशियल है, वो साई एस और साई पी के बराबर होता है। अब चूंकि इसमें लफ्ज़ ज़्यादा आ गए हैं, वाटर पोटेंशियल तो कल एक्सप्लेन हो गया था कि प्योर वाटर है और उसमें जब हम वाटर के अंदर एक सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो उस सोल्यूट के ऐड से उसमें कुछ चेंज आती है, जो चीज़ डेवलप होती है, जो ब्रश डेवलप होता है, उसको सोल्यूट पोटेंशियल से शो करते हैं और साई एस से शो करते हैं। ऐसे ही जो मिसाल मैं बच्चों को बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि याद रखिए कि हम ये सब कुछ प्लांट सेल के रेफरेंस से, प्लांट सिस्टम के रेफरेंस से स्टडी करते हैं। वही मिसाल दोबारा कि जब प्लांट सेल्स या प्लांट सेल्स को पानी में रखते हैं, प्योर वाटर में रखते हैं, तो बाहर से अंदर पानी एंटर करना शुरू होता है। अगर पहले मौजूद है, उस पानी की वजह से टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर या जिसको हमने टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर का नाम दिया था, यहाँ पे उसको जस्ट हम साई पी प्रेशर पोटेंशियल का नाम देते हैं। कंसेप्ट वही है, सिर्फ नाम चेंज हो गया है। जो चीज़ वहाँ पे किसी और नाम से थी, इस इक्वेशन में वो किसी और नाम से आ जाएगी। और इक्वेशन जो लफ्ज़ इस्तेमाल में किया है, साई एस का मतलब हो गया सोल्यूट पोटेंशियल, जो कि सोल्यूट से पोटेंशियल पैदा हुआ है, और तीसरा लफ्ज़ प्रेशर पोटेंशियल, जब सोल्यूट मौजूद है, प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो उसको प्रेशर पोटेंशियल का नाम दे दिया। ये अच्छा, ये क्वेश्चन वो थी जो कि आपकी इंटर की बुक में मौजूद थी। लेकिन जो एक्चुअल इक्वेशन है, वो सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है। मैं पूरी क्वेश्चन बोल देता हूँ। साई इज इक्वल टू साई, याद रखिए साई का तो हम वाट पोटेंशियल ले रहे हैं। यहाँ पे दो के बजाय तीन टर्म, साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी। इसमें साई एम एक नया लफ्ज आ गया है, ये आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा। साई एम इज कॉल्ड मैट्रिक पोटेंशियल। मैट्रिक पोटेंशियल, इसकी वजाहत की ज़रूरत है, क्योंकि किताब ने उसको वजाहत नहीं की हुई। वजाहत इसलिए की हुई कि एक्चुअली हमारा जो सिलेबस है, ये जो हम पढ़ रहे प्लांट फिजियोलॉजी, ये इसने एब्रप्ट शुरू कर दिया है। उसको जो प्लांट फिजियोलॉजी का सिलेबस होता है, उसमें चीज़ों को खास तरतीब से दिया जाना चाहिए। स्पेस सिस्टम की सबसे बड़ी खामी ये होती है, ये बात एक ही किताब को ब्रेक करके उसके दो पार्ट्स कर देते हैं, एक पार्ट कहीं और पढ़ाया जा रहा है, एक कहीं और ये खामी ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों में है और बहुत ज़्यादा है, बहुत सी जगहों पे है। बहरहाल दोबारा नोट कीजिए, आपने इंटर लेवल पे या केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पे कोलाइड स्टडी किए हुए हैं। जी, बता सकते हैं किसी ने स्टडी किया हुआ कोलाइड को कि नहीं? कोलाइड और कोलाइड सिस्टम। यस सर। जी, एक जवाब आया, इसके अलावा और कोई? कोलाइड की कोई प्रॉपर्टी? यस सर। जी ठीक है, यस सर। कोई यस प्रॉपर्टी? सर, पढ़ा हुआ है। जी ठीक है। जी, कोई बताना चाहता है कि कोलाइड्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, कोई खास प्रॉपर्टीज का ताल्लुक कोलाइड की सरफेस के साथ हो? पूरी क्लास में से कोई बता सकते हैं कोलाइड्स की सरफेस के लिहाज से कोई खास प्रॉपर्टी? सॉल्यूशन में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। नहीं, मेरे सवाल पे गौर कीजिए, मैंने ये पूछा है जी। सरफेस एरिया के लिहाज से जो रिलेटेड हो। सस्पेंशन तो उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका सरफेस एरिया से कोई खास ताल्लुक नहीं है। और कोई जी? सर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत कम होता है। अ, आप किसी और तरफ चले गए हैं, मेरे सवाल पे गौर नहीं कर रहा कोई भी। सर क्या बताएं, सर रिपीट करिएगा। चलो मैं बता देता हूँ। याद रखिए, कोलाइड पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। ये किसी को साइज भी याद है कि क्या साइज होता है कोलाइड पार्टिकल्स का? केमिस्ट्री में तो आपने बहुत डिटेल से पढ़ा होगा मेरे ख्याल में। सर 1 से लेके 100 नैनोमीटर। ये किसने कहा है? हिना अफजल ने जवाब दिया है। जी सर। आपको क्या हो गया? सर भूल गया सारा कुछ, तुक्का तो लगाया अपना। क्योंकि आपने बहुत ही गलत लगा दिया है। अब तो वायरस से भी छोटे साइज में चले गए हैं। सर ये आपने सर ये नैनोमीटर नेक डाई से नजर नहीं आते। नहीं, ये अब जो अगला जवाब से अफीफा ने जवाब दिया, अब बच्चा आपका जवाब किसी और यस तरफ चला सर। गया। हिना ने जो जवाब दिया था, मैं उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब नैनोमीटर में चली गई हैं
हालांकि बदी नैनोमीटर साइज तो वायरसेस का होता है, वायरस बहुत छोटी चीजें हैं और वायरस आजकल दुनिया में क्या कर रहे हैं आपको पहले से पता है। बहरहाल वापस आते हैं हमारा टॉपिक। जो कोलाइड्स का साइज है वो 1 माइक्रोन से लेके ऑनवर्ड 1 2 3 4 10 20 100 तक हो सकता है। माइक्रोन और नैनोमीटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपका जवाब तो कई लाख गुना गलत था। लेकिन सर मैंने तो बुक में अब वैसे ही पढ़ा था, जो पढ़ा था मैंने तो वही बताया। मुझे नहीं पता आपने बुक कौन सी पढ़ी है, पहले मुझे बुक बता दें कौन सी है, मैं भी देख लूं। सर मैं आज आपको ना लेक्चर के बाद मतलब दिखाऊंगी चलें आपकी चलें ढूंढ चलें, के। सेंड कर दीजिएगा। बहरहाल अगर किसी ने ऐसा लिखा हुआ है तो उसने तो चबली मारी हुई है, मैं तो यही कहूँगा। जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो 1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन की रेंज में, मतलब माइक्रोन जो है बहुत छोटा है, नैनोमीटर और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। माइक्रोन जो है वो तो मिलीमीटर के करीब करीब है, नैनोमीटर जो है एंगस्ट्रॉम के करीब पहुंच जाती है। बहरहाल दोबारा गौर कीजिए, एक छोटा सा पॉइंट है, जो चीज जितनी छोटी होती है कंपैरेटिवली उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा होता है। अब फिर जरा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है। एक चीज जो छोटी होती है उसका सरफेस एरिया प्रोपोर्शनली ज्यादा हो जाता है। समझते हैं इस बात को कि नहीं समझते? कोई आंसर? चलिए मैं इसी को टेक्निकल लफ्जों में बयान करने लगा हूँ। Yes. क्या आप समझते हैं व्हाट इज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो? व्हाट इज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, इसको समझते हैं कि नहीं? Anyone who understand what is surface to volume ratio? No one understands? इसका मतलब है कि आपकी केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स भी खासी वीक है। मैं अब आम मिसाल देने लगा हूँ, चूंकि आपको टेक्निकल मिसालों की समझ जरा कम आएगी। आसान एक ईंट ले लें, ईंट का तो पता है क्या होती है? ब्रिक्स। Yes. ठीक है, आप उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों मेजर कर सकते हैं, आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ठीक हो गया? आप एक ईंट को मेजर करके उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं? ईंट को तोड़ें, उसके 2 पीस कर दें, दरमियान से काट दें, ईंट के 2 पीस कर दें। आपने ईंट के 2 पीस कर लिए हैं, पहले ईंट सिंगल थी, आपने तोड़ के उसके 2 पीस कर लिए हैं। क्या चेंज आई है उसमें? उसके सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो में कोई चेंज आई कि नहीं आई? सर उसका जी सवा। सरफेस एरिया कम हो गया उसका। जी सवा ने जवाब दिया। इरम ज्यादा आपका? हो गया जी अब 2 जवाब है जी। सर, सवा। ज्यादा हो गया जी कम नहीं हुआ, ज्यादा होगा। जी 2 लोग हो गए हैं जी। ज्यादा हो गया ज्यादा हमारे हुआ है पास चुप हो जाएं, चुप हो जाएं। सवा का जवाब गलत था और इरम का जवाब दुरुस्त है। सवा का जवाब 100% उलट था और ज़ाहिर इरम का जवाब दुरुस्त है। सुन लीजिए, जब आप ईंट को तोड़ा है, उसके टूटने से दो उनके दरमियान में 2 नई सरफेस पैदा हो गई हैं। बड़ी ईंट के मुकाबले में जो उसके 2 पीसेस बने हैं उनका दोनों का वॉल्यूम सेम रहा है, लेकिन सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। अब जो मेरा फिक्र था कि छोटी चीजों का सरफेस एरिया ज्यादा होता है और आसान जुबान में जो टेक्निकल लफ्ज था, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज हो जाती है। अब फ्लूइड पार्टिकल छोटे होते हैं, उनका सरफेस एरिया चूंकि ज्यादा होता है। अब जो सवाल मैंने शुरू में किया था वो था कि इसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताएं जिसका ताल्लुक सरफेस एरिया से हो, सरफेस से हो। वो प्रॉपर्टी है एड्सॉर्प्शन। क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, वो चीजों को ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स अपने साथ वाटर को एडहियर कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये कोलाइडल वाला पूरा चैप्टर है जहां तक मुझे याद है फिजिकल केमिस्ट्री में। जी अब प्लांट सिस्टम के अंदर जो हम प्लांट्स के लिहाज से डिस्कस करेंगे, प्लांट के अंदर सेल में प्रोटीन्स और बहुत सी और चीजें होती हैं जो कोलाइडल पार्टिकल के तौर पे काम करती हैं और वाटर को साथ अपने एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इससे जो स्पेसिफिक एक पोटेंशियल डेवलप होता है उसको साई एम मैट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। याद देखिए, मैंने मैट्रिक पोटेंशियल को सिर्फ प्लांट सेल के लिहाज से बयान किया है। दोबारा सुन लीजिए, मैंने मैट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए प्लांट सेल से एग्जांपल दी है। अगर आप प्लांट सेल से बाहर निकल के एग्जांपल लेना चाह रहे हैं तो आप में से कोई फरुखबा से आता है जी? इरम गालिबन आप उधर से आती हैं? इरम सर मैं कालो के से आती हूँ चले सर। उसके करीब करीब ही है कोई और जी? कोई फरुखबा से आता हो? सर मैं आती हूँ। असवा? सनिया। सर चलें बहरहाल ठीक है। कभी मौका मिला है जो फरुखबाद की बड़ी नहर है उसका पानी चेक किया किसी ने? उसका पानी देखा है किसी ने? माइक्स बंद कर दीजिए तो कैसा होता है जी सर। पानी? सर गंदा गंदा होता है। चलो ठीक है, माइक बंद कर दीजिए। नोट कीजिएगा, जो हमारे नहरों में पानी होता है वो डिपेंड करते हुए कि
कहाँ से गुजर रही है और हमें आसपास लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। बाज़ का पानी साफ ज़ाहिर साफ नज़र आ रहा होता है और बाज़ का ज़्यादा गदला नज़र आ रहा होता है। बरसात के मौसम में गदला ज़्यादा हो जाता है, जब डिस्टर्बेंस हो तो गदला ज़्यादा हो जाता है। बहरहाल ये सब चीज़ें तो साथ-साथ चलेंगी। उस पानी में क्ले पार्टिकल्स होते हैं, CLAY क्ले। क्ले जी, कोई बताना चाहेगा क्ले क्या होती है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्ले? सब मिट्टी को कहते हैं कि और इरम ने कहा है मिट्टी को कहते हैं, और कोई जवाब जी? सर चीकनी मिट्टी होती है उसको। चिकनी मिट्टी ये असवा ने कहा है, जवाब किसने जी दिया है? सर। जी, दो हो गए जवाब, और सर कोई जवाब इसमें देना? रेत नहीं होती इसमें रेत जिसमें रेत नहीं होती, नहीं इसमें रे, होती। इसमें रेत नहीं होती, ये हीरा ने कहा है। हीरा का ये जवाब था मैं ये? हूँ रम। चलें ठीक है, बहरहाल बहुत से जवाब आ गए। चलें सुन लीजिए, आप लोगों ने कुछ चीज़ों को मिक्स कर दिया हुआ है। याद रखिए कि जो सॉइल है, सॉइल मिट्टी को कहते हैं। मिट्टी खुद एक चीज़ नहीं है, इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो हैं सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड रेत को कहते हैं, आप रेत से वाकिफ़ हैं सब लोग? रेत के ज़र्रे मोटे-मोटे होते हैं, आँखों से बड़े आराम से नज़र आ जाते हैं। सिल्ट टेक्निकल लफ्ज़ है इंग्लिश का, और हम इसको उर्दू और पंजाबी में 2 लफ्ज़ हैं। आपने भल का नाम सुना हो किसी ने? भल समझते हैं? भल सफाई होती है हमारे यहाँ, सर्दी के मौसम में नहरों की भल सफाई, और पंजाबी में इसको कस्सू कहते हैं। किसने ये नाम सुना हो? अगर कहीं पे घर बन रहा हो, आप घर नीची जगह पे है, उसमें जो मिट्टी डालते हैं, सबसे अच्छी मिट्टी घर में डालने के लिए कस्सू कहलाती है। और अगर आप कहीं पे खेती-बाड़ी करना चाह रहे हैं, फसल अच्छी लेना चाह रहे हैं, वहाँ पे भी अगर उसमें कस्सू मिक्स कर दिया जाए, जो ये सिल्ट है एक्चुअली, इसके पार्टिकल दरमियाने साइज़ के हैं। आखिरी लफ्ज़ है क्ले, जो चिकनी मिट्टी वाला जवाब था वो तकरीबन ठीक है। जो खालिस चिकनी मिट्टी है, वो क्ले होती है, उसके पार्टिकल बहुत छोटे साइज़ के हैं, इतने छोटे कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। और मैंने जो नहर के पानी की मिसाल दी थी कि नहर के पानी में कोलाइडल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। वो देखने में साफ भी लग रहा हो, तो वो साफ नहीं होता, उसमें बहुत सी गड़बड़ होती है। नहर का पानी जो लोग पीते हैं, वो नहर का पानी भी दरिया के पानी में वैसा हो सकता है, बहुत ख़तरनाक है, बहुत से लिहाज से आजकल के दौर में। चूँकि ये भी याद रखिएगा कि हम जितने ज़्यादा सर हाइजीनिक ये सर पिसू को आपने इंग्लिश में क्या कहा है भला? समझ नहीं आई। नहीं, आपने लफ़्ज़ गड़बड़ कर दिया। मैंने पंजाबी का लफ़्ज़ बोला था कस्सू, पंजाबी में कस्सू, काफ़ कस्सू। ए सीन वाव जी। और और उर्दू में इसको, इंग्लिश में? उर्दू में भल, इंग्लिश में सिल्ट, SILT, सिल्ट। ये इंटरमीडिएट है बिटवीन क्ले एंड सैंड। क्ले पार्टिकल बहुत बारीक हैं, खालिस चिकनी मिट्टी। सिल्ट कस्सू या भल है, दरमियाने साइज की मिट्टी के पार्टिकल्स। और जो सबसे बड़े साइज के हैं वो रेत के पार्टिकल्स होते हैं। ये तीनों मिलकर मिट्टी बनते हैं। और जैसे मैंने भी कहा कि जो ये क्ले है, इसके पार्टिकल इतने छोटे हैं, ये पानी में बज़ाहिर हल हो जाते हैं। मैंने बज़ाहिर को इस्तेमाल किया, एक्चुअली वो कोलाइड बनाते हैं। कोलाइडेशन की प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है फिलहाल कि मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकूँ। जी, ये हमारी बात किधर जा रही थी जी? ये चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स मौजूद हैं, खा वो पानी में हो या प्लांट सेल की बात हो रही है, उसमें मैट्रिक टेंशन। लेकिन जब हम एक सेल को स्टडी कर रहे हों, तो उसमें साई एम की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है। दोबारा गौर कीजिए फिक्रे पे। इन ए प्लांट सेल, वैल्यू ऑफ साई एम इज नेग्लिजिबल। और हम अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए साई एम को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यही वजह है कि इंटर लेवल पे आपने जो इक्वेशन देखी थी, उसमें साई एम मेंशन नहीं की गई हुई थी। साई एम होता है, क्योंकि वैल्यू कम होती है, उसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं होती, इसलिए प्लांट सिस्टम में हम बाज़ उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन बहरहाल वो उसका पार्ट है, उसका हिस्सा है, ऐसा होता है। जी, आप लोग अटेंडेंस को मॉनिटर कर रहे हैं नहीं साथ-साथ? मैंने कहा था ग्रुप बना के तो अटेंडेंस को चेक कर लिया करें और मुझे बता दिया करें इन पे। आज 33 लोग हैं और ये कितने कम हैं? सवाल बताएँगे आप, कितने कम हैं? टोटल कितने होने चाहिए क्लास में बच्चे? सर 36 36 में से 36 33। सर। चलें ठीक है, इसको तो 3 बच्चे एब्सेंट हैं अभी भी। ये आप चेक कर रहे हैं कौन बच्चे एब्सेंट हैं। ओके सर।
जी, बात चल रही थी जी। अच्छा, ये मैट्रिक पोटेंशियल डिस्कस हो गया कि ये होता तो है लेकिन अमाउंट कम होती है। पहले जो पूरी क्वेश्चन बने साई साई का मतलब साई वाट डब्ल्यू मीनिंग्स पानी का जो प्रेशर है वो लेंगे। पूरी क्वेश्चन है साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम, लेकिन चूंकि साई एम यानी मैट्रिक पोटेंशियल नेग्लिजिबल है तो क्वेश्चन वही रह जाएगी जो आपने एफएस में पढ़ी थी, साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ये हमारी ये इक्वेशन होगी जो कि वाटर पोटेंशियल वाली इक्वेशन। अब जो इक्वेशन मैंने आज सबसे पहले आपको नरेट की, इसको लिख लीजिए। वो इक्वेशन थी dPd which is also equal to suction pressure is equal to osmotic pressure minus turtle pressure, जबकि turtle pressure water pressure के इक्वल भी है। वेल वो इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में इक्वेट हो सकती हैं। वो किस तरह से? वो इस तरह से है कि जो dPd है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है, ये और साई यानी जो वाटर पोटेंशियल है, ये दोनों आपस में इक्वेट होते हैं। इक्वेट इस तरह से होते हैं कि हैं बराबर लेकिन इनके साइन ऑपोजिट हैं। फिक्र पे फिर गौर करना है। वाटर पोटेंशियल और डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल होती है लेकिन साइन ऑपोजिट होता है। और वो उसको हम सिंप्लीफाई यूं कर सकते हैं कि साई जो साई है इट इज इक्वल टू माइनस डीपीडी, साई इज इक्वल टू माइनस डीपीडी। जस्ट ये सिर्फ सिंबल चेंज होगा उसका, प्लस माइनस, वैल्यू अमाउंट सेम रहेगी, सिंबल चेंज हो जाएगा। और उसकी रीजन ये ऐसा क्यों हुआ है दोबारा गौर कीजिएगा। मैंने शुरू में ये मेंशन किया था, दोबारा मेंशन किया देता हूँ कि जब हम बात कर रहे होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के हवाले से एक्सप्रेशन की, तो वहाँ पे हम सोल्यूट के रेफरेंस से बात कर रहे होते हैं। चूंकि यहाँ पे आपकी बुक में डेफिनेशन नहीं दी हुई है, यानी आप टॉपिक पे सिलेबस पे इस जगह पे होनी चाहिए थी, ये मैंने पहले भी कहा था। आपने ऑस्मोस की डेफिनेशन अगर पढ़ी हुई है तो वो कुछ यूं करके होगी, मूवमेंट ऑफ water molecule या solvent molecule from region of higher concentration to region of lower concentration is called osmosis। और किस वजह से हो रही है? उस वजह का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मौजूद वहां पे है जहां पे साल्ट ज्यादा है। अब वहां पे हम ये कह रहे हैं कि उस साल्ट की वजह से ये मूवमेंट हो रही है, लेकिन ये और दोनों कंसेप्ट यहाँ पे सिर्फ सिंबल का फर्क पड़ा है, बाकी है वही चीज है, सिर्फ सिंबल चेंज हो गया। हमने उसको एक्सप्लेन करने का तरीका कि वहां पे उसको हमने सल्यूट के लिहाज से कहा था कि सल्यूट ने पानी में सक्शन प्रेशर डेवलप किया, जिसको डीपीडी भी कहते हैं, और उसने पानी को खींचा। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं वाटर प्रेशर में कि पानी में चूंकि खुद एनर्जी ज्यादा थी पानी के मालिक्यूलों में, वो खुद अपनी एनर्जी से, अपने पोटेंशियल से, वाटर पोटेंशियल की वजह से मूव करके सेल के अंदर जा रहे हैं। ये चीज वही है, सिर्फ एक्सप्लोरेशन। आपने एक बड़ा मशहूर मुहावरा सुना होगा कि कान को सीधा पकड़ना और हाथ को घुमा के कान के पकड़ना, ये बस वही चीज है और कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन बहरहाल ये दोनों का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बुक्स ने इनको आपस में इंटरलेट, जो हमारी आम बुक्स हैं जो अवेलेबल है, उन्होंने इसको इंटरलेट नहीं किया, मैंने दोनों को इंटरलेट कर दिया और एक्सप्लेन कर दिया। ये था जी पहला हिस्सा। जो वहाँ पे जो हमारे पास मौजूद था ऑस्मोटिक प्रेशर, वो यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल बन जाएगा, और जो वहाँ पे वॉल प्रेशर या ट्रिगर प्रेशर था वो यहाँ पे प्रेशर प्रेशर बन जाएगा। सिर्फ ये डिफरेंस है और सिंबल चेंज हो जाएंगे, सिर्फ सिंबल्स चेंज हो। अब हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है और ये मीटिंग बंद होने वाली है जी। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, मगर इंशाल्लाह इसको फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर सकेंगे। और मुझे जी ठीक है जी, सर फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है, दोबारा पूछे। सर आपसे एक रिक्वेस्ट ये की जाती है कि आप स्लाइड शेयर कर सकते हैं। आपने कहा स्लाइड शेयर? जी सर, स्लाइड के जरिए यानी कि लेक्चर मैं बेटा खासा पुराना बंदा हूँ और बड़ी मुश्किल से मुझे सिर्फ एक ही काम आता है, और वो है कि मैं जो आपको मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी, मैं यूट्यूब पे लोड करता हूँ। पावर पॉइंट मैंने प्रॉपर नहीं किया हुआ, और ये जो जूम मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है। जूम जब ये मैंने लेक्चर दिए हैं तो ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मुझे अभी बहुत सी खुद क्लियर नहीं है और बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसलिए मैं सिर्फ
फिलहाल तो लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। हुआ ये है कि हम प्रिपेयर नहीं थे मेंटली क्लास की ये ऐसे हो जाएगा। अगर पता होता कि क्लासेस होनी है, हमें कम से कम 15 दिन 20 दिन का टाइम मिलता तो शायद मेरे मैम में कुछ और करके स्टार्ट। इसमें यहाँ पे स्क्रीन शेयर की ऑप्शन है, लेकिन वो मैं करके देख रहा हूँ, लेकिन वो प्रॉपर उसमें जो फाइल में चाहता हूँ मैं आपको भेजूँ वो हो नहीं सकती। ये फिलहाल मेरे लिए न्यू चीज़ है। मैं चूंकि ठीक है इसको सर, कंप्यूटर से मैं इसको चूंकि कंप्यूटर भी यूज़ कर रहा हूँ, जो लोग वो कर रहे हैं वो मोबाइल से करते हैं। मुझे मोबाइल बहुत छोटा होता है मेरे लिए मोबाइल को स्टडी करना। आप लोग मोबाइल में किताबें पढ़ते हैं, मैं मोबाइल को इस रेफरेंस से ज़रा कम यूज़ करता हूँ। ठीक है सर, मेहरबानी। वेल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं हमेशा टाइम देता हूँ कि आप उसको पूछें। मैंने कभी ऐसा नहीं नहीं कहा। सर, वो कुछ 2-3 क्लास वालों ने ये कहा था कि सर को कहीं प्लीज अगर स्लाइड यानी कि शेयर कर हाँ, सकते हैं तो प्लीज कर दें। उसमें प्रॉब्लम ये होती इसलिए है मैं कि जो पावर पॉइंट है उसकी स्लाइड बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आजकल तो टाइम है नहीं, इधर रोज़े हैं पहले तो, उसके बाद मेरी क्लासेस बहुत सी हैं और इतनी डिफरेंट क्लासेस को वो स्लाइडर को बनाने पड़े हैं, तो वो तो समझने को बंदे को 2 दिन चाहिए एक लेक्चर को तैयार करने के लिए। ठीक है वो सर, ये मेहरबानी। मसला टाइम का, चूँकि ये यंग जनरेशन होती है, आप जैसे लोग वो बहुत तेज़-तर्रार होते हैं, मैं तो बहुत सुस्त बंदा हूँ, मैं तो बड़े आराम-आराम से काम करता नहीं नहीं सर, कोई मसला नहीं। हूँ। ठीक जी, है सर, मेहरबानी। चलें जी, बस ठीक हमारा है, टाइम खत्म हो रहा है जी, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। ओके सर, खुदा हाफिज।